भारत की 4 बड़ी कंपनीज दुनिया के लाखों लोगों को नौकरी देती है और आज के समय में दुनिया के डिजिटल टैलेंट में भारत का 75% हिस्सा है। आज के समय में भारत की आईटी कंपनीज लगभग 80 देशों में काम करती है। आज भारत कई देशों को अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन शुरुआती दिनों में भारत के लोगों ने कंप्यूटर को बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया था। लेकिन आज भारत का आईटी सेक्टर दुनिया के टॉप 50 में अपनी जगह बनाने में सफल हुआ है। आज यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के आईटी सेक्टर के बारे में और डालेंगे नजर इसके सफर पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे चैनल की एक भी वीडियो मिस ना करें। वैसे तो आजादी के बाद से ही भारत ने आईटी सेक्टर में तरक्की की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे, लेकिन पिछले 2 दशकों में भारत ने पूरी दुनिया की धारणा को बदल दिया। इन 2 दशकों में भारत के आईटी सेक्टर ने कितना ग्रो किया है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ईयर 1998 में भारत के जीडीपी में आईटी सेक्टर का 1.2% हिस्सा था, लेकिन अब ये हिस्सा 10% से भी ज्यादा बढ़ गया है। आईटी सेक्टर से ईयर 2019 में $180 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। आज के समय में भारत के आईटी सेक्टर में 4.36 मिलियन से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और भारत अपनी आईटी सर्विसेज को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि कोरोना के समय में जब हर क्षेत्र की हालत खराब थी, तब भी भारत के आईटी सेक्टर ने निराश नहीं किया था। भारत ने पिछले 2 दशकों में अपने एक्सपोर्ट्स को भी काफी एक्सपैंड किया है। जहाँ 2008-2009 में ये एक्सपोर्ट $67 बिलियन था, वही ये बढ़कर ईयर 2019-20 में $191 बिलियन से भी ज्यादा हो गया। आपको बता दें कि भारत की 4 बड़ी आईटी कंपनीज इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी देती है। वही अगर बात करें टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो वो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बनकर उभरी है। इसी के साथ अगर अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया में मोबाइल हैंडसेट के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा है। जो भारत साल 2014-15 में 16 करोड़ हैंडसेट का उत्पादन करता था, वो अब लगभग 30 करोड़ हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंच गया है। वही अगर मोबाइल हैंडसेट के प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये 2014-15 में 19,000 करोड़ रुपीस था, जो बढ़कर 2020-21 में 2,20,000 करोड़ रुपीस का हो गया था। आज का भारत एक नया भारत है जो कि डिजिटल हो रहा है और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से लेकर जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन तक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आज का समय ऐसा है जहां गांव हो या शहर, लोग बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के नहीं रह सकते, क्योंकि अब वो उनके बेसिक नीड्स में शामिल हो गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे हुई ये सब की शुरुआत और आखिर कैसे ग्रो किया इस सेक्टर ने। अगर भारत में पहले कंप्यूटर की बात करें तो भारत ने पहली बार ईयर 1956 में कंप्यूटर खरीदा था। तब इसकी कीमत 10 लाख रुपए थी और इसका नाम HEC2M था। सबसे पहले इसे कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया। आपको बता दें कि तब का कंप्यूटर आज के कंप्यूटर जैसा नहीं था और ये काफी बड़ा था और उस समय ये कंप्यूटर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी नहीं थे। पर्सनल इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर्स भारत में काफी बाद में आए। यह 1960 तक भारत में कभी कंप्यूटर्स को खास तवज्जो नहीं दिया गया। तब भारत में सिर्फ IBM और ब्रिटिश टैबुलेटिंग मशीन, ये दोनों कंपनियां ही भारत में मैकेनिकल अकाउंटिंग मशीन बेचती थी। इसके साथ ही यह 1970 में पहली बार भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हुई, जिसका मकसद पब्लिक सेक्टर में कंप्यूटर डिवीजन की नींव रखना था। बाद में IBM ने भारत में कंप्यूटर का निर्माण शुरू किया और इसे एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया। इसके बाद यह 1978 में IBM के अलावा दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स ने भी कंप्यूटर्स बनाना शुरू कर दिया। इसी समय के दौरान भारत सरकार ने IIT और IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की। इन इंस्टीट्यूट्स में IT के क्षेत्र में हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स का एक पुल बनाने में मदद की। इसके बाद यह 1980 के दशक के शुरुआत में भारत सरकार ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहले शुरू की थी। भारत में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की स्थापना की थी। ये कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होते थे। इसके बाद यह 1990 के दशक में भारत के आईटी इंडस्ट्री में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज की शुरुआत के साथ ही एक मेजर चेंज देखा गया, जिसकी वजह से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ गया था और इससे सॉफ्टवेयर सर्विसेज की मांग में भी काफी बढ़ोतरी होती है। इस दौरान कई इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स को सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनीज की नींव रखने का मौका मिला। भारत की आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाले सबसे मेजर फैक्टर्स में Y2K समस्या थी, जिसने दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टम में ईयर 2000 बग को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बहुत बड़ी डिमांड को पैदा किया और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हुई, क्योंकि भारत की आईटी कंपनीज इस समस्या का कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन निकालने में केपेबल थी। इस वजह से इंडियन कंपनीज को क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए उनकी रेपुटेशन बनाने में मदद मिली थी। इस तरह से 2000 के दशक तक भारत आईटी आउटसोर्सिंग का एक मेजर सेंटर बन गया था, जिसमें कई ग्लोबल कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी ऑपरेशंस को इंडियन कंपनीज को आउटसोर्स कर रही थी। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने बहुत जल्दी आईटी सेक्टर्स में अपनी पकड़ बना ली और साथ ही इंडिया के आईटी सेक्टर की एक बहुत अच्छी रेपुटेशन बन गई थी। और आज देखा जाए तो भारत एक सक्सेसफुल आईटी इंडस्ट्री का घर है, जिसमें कई बड़ी और छोटी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के साथ साथ कई और
सेवाएं प्रदान करती है। आज भारत का IT सेक्टर भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है और आज के समय में ये $बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और लाखों लोगों को नौकरी दे रहा है। दोस्तों, भले ही भारत का IT सेक्टर आज बहुत मजबूत हो, लेकिन फिर भी इन्हें कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले है स्किल गैप। आज भारत में भले ही टैलेंटेड इंजीनियर्स हो, लेकिन फिर भी इस सेक्टर में एक बहुत बड़ा स्किल गैप मौजूद है, जो कि तेजी से बढ़ रहे टेक्नोलॉजी चेंजेस का कारण है। जिसका अर्थ ये है कि जो भी इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या जो भी इस सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें लगातार खुद को अपस्किल और रीस्किल करने की जरूरत है, वरना लोग बहुत पीछे छूट सकते हैं और स्किल गैप और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इंक्रीजिंग कंपटीशन। इंडिया के IT सेक्टर को चाइना और फिलीपींस जैसे कंपनीज के साथ कम्पीट करना पड़ता है, क्योंकि ये कंट्रीज भी अपने यहाँ के IT सेक्टर्स को लगातार डेवलप कर रही है। इसीलिए भारत की IT कंपनीज आज अंडर प्रेशर भी है, क्योंकि इन पर लगातार कुछ नया करने का या फिर कुछ अलग करने का प्रेशर है। साइबर सिक्योरिटी। आजकल भारतीय कंपनीज के लिए साइबर सिक्योरिटी एक बढ़ती हुई चिंता है, और वो भी खास करके अब जब ये कंपनीज पूरी तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग पर डिपेंड करती है, क्योंकि साइबर अटैक से ना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस होता है, इसके साथ ही इससे कंपनी की रेपुटेशन को भी बहुत नुकसान होता है। आज के समय में साइबर क्राइम एक बड़े रूप में निकलकर सामने आ रहा है और ये कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आप देख सकते हैं आजकल हैकिंग जैसी समस्या बहुत आम हो गई है, जो इन IT कंपनीज के लिए चैलेंज पैदा करती है, क्योंकि ऑनलाइन पासवर्ड चोरी और पर्सनल डेटा हैकिंग जैसी चीजों से निपटना काफी बड़ी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। आज भी भारत में पावर सप्लाई, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स आती है, और इन्हीं सब की वजह से इस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर एक नेगेटिव असर पड़ता है। चेंजिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। भारत में रेगुलेटरी एनवायरनमेंट लगातार विकसित हो रहा है, और ऐसे में IT कंपनीज को लॉ और रेगुलेशन के साथ बने रहना जरूरी है, और इससे उनके बिजनेस को एक चुनौती मिलती है, और ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, खास करके उन छोटी कंपनीज के लिए, क्योंकि उन कंपनीज के पास रेगुलेटरी लैंडस्केप को एफिशिएंटली नेविगेट करने के लिए इनफ रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे में भले ही आज भारत का IT सेक्टर बहुत आगे हो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इन्हें कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर टैलेंट की बात करें तो जितना टैलेंट आज भारत में है उतना कहीं और नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया बड़े बड़े देशों को इस मामले में पीछे छोड़ पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।